Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome all of you to my YouTube channel Education Leopard. So guys, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe this channel for more motivational and educational content. So guys, today we are going to talk about The Bowl poem by John Berryman, and this is the poem number 5 in CBSE 10th class English. So let's start the poem. First of all, John Berryman. He was an American poet. John Berryman अमेरिका के रहने वाले थे एंड बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा कि बहुत ही रिनोड पोएट थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स 1969. अब ये ड्रीम सॉन्ग्स क्या था भाई? ड्रीम सॉन्ग्स बेसिकली इनकी एक बुक थी जिसके अंदर इन्होंने 385 पोएम्स लिखी थी एक बुक के अंदर, ड्रीम सॉन्ग. और इस बुक की वजह से इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला था, है ना अमेजिंग. सो ड्रीम सॉन्ग्स की वजह से जॉन बैरीमैन को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इनकी पोएट्री को पसंद किया. एंड later on he also won National Book Award. So now let's come to the poem. The Bowl poem, as we already know, it is written by John Berryman, and through this poem he has described the reality of life which everyone has to face one day. John Berryman basically हमारी लाइफ की जो सच्चाई, अब सच्चाई क्या है भाई? ये तो सच्चाई है दुख दर्द, जो तकलीफ़ें हैं हमारी लाइफ की. अब इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही यूनिक सी एक एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा. जब भी कोई सीरियसली बीमार होता है तो उसको लेके कहाँ पे जाते हैं हम? हॉस्पिटल में, है ना. तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करते हैं? उसका ईसीजी करते हैं. जो पेशेंट होता है उसका ईसीजी किया जाता है. अब ईसीजी से बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा हमारी लाइफ के बारे में. ईसीजी के अंदर अगर वो लाइन ऊपर नीचे चल रही है, जो ईसीजी की लाइन होती है, अगर वो ऊपर नीचे यानी कि जिग जैग के ऑर्डर में चल रही है, देन इट इज मेंट कि लाइफ यानी कि इंसान जिंदा है, जिंदगी है उसके पास, तभी वो लाइन ऊपर नीचे हो रही है. और यही अप्लाई होता है हमारी रियल लाइफ में भी. अगर वो ऊपर नीचे चलने वाली लाइन अगर वो सीधी हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? डेथ. दैट मीन्स अगर हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं है तो हम जिंदगी को जी ही नहीं रहे हैं, हमारी जिंदगी बेकार है. ठीक है. सो इट इज जस्ट लाइक अ डेथ. सो ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So यहाँ पे पोइट का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त है. यहाँ पे मैरली और बाउंसिंग दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं. मैरली मीन्स चीयरफुल, काफ़ी चीयरफुल मैनर में, और बाउंसिंग अप एंड डाउन, जंपिंग करना. नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द बॉय. एक ऐसे लड़के के बारे में बात हो रही है, एक बच्चा है, एक लड़का है, उसके पास बॉल थी जिससे वो खेल रहा था और वो बॉल उससे खो जाती है. अब हमारा जो पोएट है वो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो द फीलिंग्स, द रिएक्शंस द बॉय हैज आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. तो उस बच्चे की, उस लड़के की क्या फीलिंग्स हैं अपनी बॉल को खो देने के बाद. फर्दर ही आस्क्स टू हिमसेल्फ दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. अपने आप से पोएट एक क्वेश्चन पूछता है कि अब ये लड़का करेगा क्या, क्योंकि अब इसकी बॉल खो चुकी है. द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. अब पोएट ने भी देखा है कि जब वो बॉल उसे खोई तो खोई कैसे, उसके हाथों से जा चुकी है वो. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. वो कह रहा है कि जब वो बॉल उसके हाथों से छूटी उस लड़के के, तो चीयरफुली, बड़ी खुशी से बॉल ऊपर नीचे जंप कर रही थी, जिग जैग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल में. तो बॉल जिग जैग ऑर्डर में जंपिंग अप एंड डाउन. एंड दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम बॉयज हैंड इट वेंट इनटू द स्ट्रीट, यानी कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रीट में, गली में चली गई. लेटर ऑन इट फेल इनटू द नियर बाय रिवर. अब वो गली के बिल्कुल पास से, गली के बिल्कुल एंड पे हम कह सकते हैं एक रिवर जाती थी
और वो बॉल कहाँ पे गिर गई? उस रिवर में। तो दीज वर द expressions actually the poet wants to tell us. Now let's move on to the second stanza. Now in second stanza it starts like this: no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. Very important. So now here rigid means fixed and trembling, that means he was shaking. Harbor, we all know that it is called the dock or the port. Intrude होता है invader. Now dime का मतलब होता है 10 cents. 10 cents, that means 10 cents of US currency. Now, the poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. अब पोएट यहाँ पे क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होने वाला है. पोएट यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें. पोएट सेज, अगर लड़के को हम कहते हैं, उस बच्चे को हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट अनदर बॉल, क्योंकि आपके पास अदर बॉल्स, काफ़ी सारी दूसरी बॉल्स भी हैं, वो ले लेना. लेकिन वो कहता है कि उस टाइम पे लड़के के अंदर सैडनेस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसकी बॉल खो गई थी, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसको हम कंसोल कर सकते हैं, यानी कि उसको एक बेसिकली सांत्वना दे सकते हैं कि उसको और बॉल्स मिल जाएंगी. लेकिन पोएट हमें बता रहा है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. वाई? बिकॉज ही इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सोरो. द बॉय इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सोरो. बॉय इस टाइम पे, वो लड़का इस समय पे बहुत ही ज्यादा सैड मूड के अंदर है. ही इज सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल. वो कहता है कि बचपन से वो बॉल उसकी बहुत ही ज्यादा करीब थी, बचपन से उस बॉल को वो बहुत ज्यादा चाहता था, प्यार करता था. लेकिन अब उस बॉल के साथ जितना भी वो प्यार था वो कहां पे है? उस बॉल के साथ कहां पे चला गया? डाउन द डॉक, डाउन द पोर्ट. नाउ here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. वो कहता है कि जैसे अब बॉल उसके हाथों से जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथों से बॉल जा चुकी है, तो अब वही बॉल उसको उन अच्छे दिनों की याद दिलवा रही है, वही अच्छी यादें उसके दिमाग में आ रही हैं जब उसके साथ बॉल हुआ करती थी और उस बॉल के साथ वो कैसे खेला करता था, वो चीज़ें वो याद करता है. और यहाँ पे पोएट बता रहा है कि दिस लॉस इज अनबियरेबल. दैट मीन्स सहन नहीं किया जा सकता. ये इतना बड़ा लॉस है उस बच्चे के लिए कि वो उसको सहन नहीं कर सकता. एंड दैट इज वाई ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन. बहुत ही ज्यादा सन रह गया है दुख से. नाउ द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. अब पोएट कहता है कि मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि बेटा मेरे से थोड़े बहुते पैसे ले लो, जैसे जब वो कहता है डाइम यानी कि 10 सेंट्स, तो वो कहता है कि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि बच्चे मेरे से पैसे ले लो और नहीं बॉल ले आओ. वो कहता है मैं ऐसा भी नहीं कह सकता. क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बॉल तो आ जाएगी, लेकिन वो बिलोंगिंगनेस, वो अटैचमेंट जो उस लड़के की उस बॉल के साथ थी, पुरानी वाली बॉल के साथ थी, वो कभी नहीं आ सकती. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. This is the first lesson of his life. उसकी जिंदगी में ये जब चीजें खोनी शुरू होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू होगी, ये उसका पहला चैप्टर, पहले लेसन की शुरुआत हो गई है आज से. वो कहता है कि अब उसे सीखना होगा कि अपनी चीजों को उसने संभाल कर रखना है, अपनी चीजों को उसने खोने नहीं देना है. So this is very beautiful message given by the poet in this stanza. So let's talk about the third stanza where the poet says, in a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes.
the epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. A very beautiful expression given by the poet. Now let's talk about the words. Possessions means ownership. External here, things with which feelings are not attached, यानी कि ऐसी चीजें जिनसे हमारी फीलिंग्स अटैच नहीं है. डेस्परेट हो जाना यानी कि होपलेसनेस आ जाना हमारे दिमाग में. एपिस्टेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज. यहाँ पे नॉलेज की बात की गई. नाउ द पोएट सेज दैट द बॉय हैज टू लर्न थिंग्स दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट. वो कहता है कि बच्चे को, अब उस लड़के को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि इस दुनिया में दुनियावी चीजें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये खोती रहेंगी. हमें संभाल कर रखनी है अपनी चीजें. मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट. उसकी काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जिनसे उसका प्यार होगा, उसके इमोशन जुड़े होंगे, उसकी फीलिंग्स अटैच होंगी और वो खोती रहेंगी. ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स. वो पर्सोनिफाई करता है बॉल को उसकी बिलोंगिंग्स के साथ, यानी कि उसकी अपनी चीजों के साथ जिसके साथ उसकी फीलिंग्स अटैचमेंट है. बी इट वर्डली थिंग्स और द रिलेशनशिप्स ही इज इन पोजेशन ऑफ. वो कहता है चाहे बॉल हो एक बिलोंगिंगनेस की तरह, चाहे कोई भी दुनियावी चीज हो, वर्डली थिंग्स, या फिर कोई रिलेशनशिप हो जिसकी भी पोजेशन में हम हैं, होती रहेंगी, जाती रहेंगी, और यही जिंदगी है. सो he says that he has to learn to live without them no matter what. तो वो कहता है कि अब उस लड़के को ये सीखना होगा कि कैसे इन चीजों के बिना जिया जा सकता है, ये उसे सीखना होगा. He says no one can buy back such things for him. वो कहता है कोई दूसरा आकर तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं खरीदने वाला, कोई दूसरा आकर तुम्हारे लिए ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं देने वाला. So the poet said so because according to him money can't buy you everything. पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता. We all know that. पैसे से हम खुशी नहीं खरीद सकते. पैसे से हम कार खरीद सकते हैं, लेकिन कार आ जाएगी, लेकिन हम पैसे से कोई आराम नहीं खरीद सकते. पैसे से हम 10 लाख रुपए वाले गद्दे, बेड ले सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते. So this is actually he wanted to depict over here. If it does buy you some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongingness. Okay? वो कहता है कि फिर भी मैं मानता हूं चलो कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हम खरीद सकते हैं, लेकिन उनके साथ बिलोंगिंगनेस यानी कि जो जुड़ाव है हमारा, जो अटैचमेंट है, चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो, चाहे वो फिजिकल अटैचमेंट हो, वो जो सेंस है वो कभी भी नहीं आएगी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ, क्योंकि वो खोती रहेंगी. टाइम टू टाइम सब चीजें हमसे खोती रहेंगी. He says that the boy is learning how to stand up against the same sense of lost thing. वो कहते हैं कि अब ये लड़का सीखेगा, अब उसने लड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये थोड़ी थोड़ी उसको इस चीज की समझ आ रही है कि अब वो कैसे खोई हुई चीज के दर्द को समा सकता है, समझ सकता है. ओके. Now this means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again. मतलब ठोकर खा के अगर आप गिर जाते हो तो आपने जीतने के लिए, जिंदगी में जीतने के लिए करना क्या है? अगर आप ठोकर खा के गिर जाते हो, सिर्फ उठकर दोबारा चलना है. Okay? This is a very beautiful message. I have read the same lines some time back and that's why I'm sharing it now. कि अगर हम जिंदगी में जीतना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और हम अगर ठोकर खाकर गिर जाते हैं, तो हमें जस्ट इतना करना है कि उठकर दोबारा चलना है. This is the truth which everyone has to learn in his or her life. यही वो सच्चाई है जिसको हमने समझना है. The harsh truth of standing up against all miseries of life that everyone has to bear. और यही वो कड़वी सच्चाई है कि हमें ऑड मिजरी, जितने भी दुख दर्द दुनिया में हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ता है, उनको सहन करना पड़ता है, तभी हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं. बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पोएट ने हमें दी है. तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पोएम के अंदर यूज की गई लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में. सो देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम. ये एक तरह से फ्री वर्स है, अगर हम कहें. नो राइम स्कीम इज यूज्ड ओवर हियर.
In stanza 1, anaphora. First use of anaphora. Use of repeated words in two or more lines. What is the boy? What? What? And merrily bouncing merrily over. So these words have been repeated again and again. Then comes second literary device, that is assonance. Repeated use of vowel o. ओ यानी के ओ साउंड की बात कर रहा हूं मैं, ओ वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं. ओ साउंड बार बार रिपीट हुआ है. एजोनेंस में वॉल साउंड की रेपिटेशन होती है, वी ऑल नो दैट. एंड द वर्ड्स आर बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट. इमेजरी. इमेजरी यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएट की गई है. व्हेन द पोएट सेज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. मैरिली बाउंसिंग मैंने कहा था जब मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा था फर्स्ट स्टैंजा की. मैरिली बाउंसिंग यानी कि दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, एज वेल एज वर्ब भी है बाउंसिंग और एडजेक्टिव भी है. तो ये दोनों को एज एन एडजेक्टिव ही यहाँ पे यूज किया गया है. तो दैट क्रिएट्स द इमेजरी कि बॉल वहां से बड़े चेयरफुली वहां से अप एंड डाउन बाउंस करती हुई उछलती हुई जा रही है. रेपिटेशन. अब रेपिटेशन क्या होता है? किसी एक वर्ड को या फ्रेज को पूरे के पूरे को रिपीट करना. अब व्हाट, जो व्हाट वर्ड है ये बार बार रिपीट हुआ है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर. नाउ कम्स द सेकंड स्टैंजा. Repetition, use of word ball. Now sign and daton. Now sign daton, no use of conjunction in a sentence. अगर हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पे भी पूरे स्टैंजा के अंदर कहीं पे भी कोई कंजंक्शन यूज नहीं की है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे क्या आता है? sign daton. This word is very important. this literary device is very rarely used. It is rarely used by the poets. You should all get the spellings ASYNDETON. These are the spellings, and obviously pronunciation may vary according to your accent. So no use of conjunction in a sentence. किसी एक सेंटेंस के अंदर जब किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता. A dime, another ball is worthless. इस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी कंजंक्शन यूज नहीं की गई है, जबकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो कंजंक्शन यूज होनी बनती थी. सो दिस लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड अ sign daton. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टैंजा 3. लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन स्टैंजा 3. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट alliteration. यूज ऑफ साउंड ब. इट इज नॉट द वर्ड बी, इट इज साउंड ब. At the start of two consecutive words, buys a ball bat. यानी कि जब consecutive words एक के बाद एक जब कोई शब्द आते हैं और उनकी स्टार्टिंग सेम साउंड से हो रही हो, यानी कि ब ब ब, तो इसको हम बोलते हैं alliteration. Assonance अगेन वॉल साउंड को रेपिटेशन में लेके आना. यूज ऑफ वॉल साउंड ई. He is learning well behind his desperate eyes. दैट मीन्स ई का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है इस पूरे सेंटेंस के अंदर. रेपिटेशन. बॉल वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन थर्ड स्टैंजा एज वेल. सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन दिस पोएम. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. दिस इज दीपक वर्मा signing off. Thank you very much.